पॉल की डेथ और बेगरेट कॉन्टिनेंट के इमोशनल एडवेंचर के बाद नेचुरली स्टोरी फिर अपनी स्लाइस ऑफ लाइफ रूट्स पर वापस आती है। और ऑनेस्टली यही मुशोको टेंसे की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। रूडियस की लाइफ सिर्फ फाइट्स और लाइफ थ्रेटनिंग एडवेंचर्स तक लिमिटेड नहीं है। अब उसकी अपनी फैमिली है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और उनके साथ स्पेंड किया गया पीसफुल टाइम ही फ्यूचर के मोमेंट्स, इमोशनल मोमेंट्स को और भी इम्पैक्टफुल बनाता है। ट्रेलर में जो हमें एक्शन देखा उसके लिए सब एक्साइटेड थे, लेकिन मुशोको टेंसे हमेशा धीरे धीरे बिल्डअप करता है। इसी वजह से जब बड़े मोमेंट्स आते हैं उनका इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा फील होता है। और सीज़न 3 के ओपनिंग एपिसोड्स की एनिमेशन और डायरेक्शन भी सीज़न 1 के लेवल तक क्लोज लग रही है। इसीलिए चाहे फिलहाल रूडी सिर्फ डेली लाइफ ही दिखा रही हो, देखने में वो उतनी ही इंजॉयबल है। लेकिन एनिमे ने कुछ इवेंट्स को रीअरेंज किया है और काफ़ी नॉवेल्स डिटेल को भी स्किप किया है। तो आज हम सिर्फ एपिसोड एक्सप्लेन नहीं करेंगे, बल्कि लाइट नॉवेल्स के सारे एक्स्ट्रा डिटेल्स को भी कवर करेंगे। एपिसोड 51, लाइफ बैक एट होम, लाइट नॉवल वॉल्यूम 13 के चैप्टर 1 और 2 को अडेप्ट करता है। नॉवल की शुरुआत वैसे ही होती है जैसे मुशोको टेंसे से एक्सपेक्ट की जा सकती है। रूडी रॉक्सी की ब्यूटी और पिछली रात उन दोनों के बीच जो भी हुआ उसके बारे में काफ़ी डिटेल तरीके से सोच रहा होता है। लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये कोई डेली रूटीन नहीं था। जब रूडी ने रॉक्सी को अपनी वाइफ बनाया था तब सिल्फी के साथ एग्रीमेंट हुआ था कि रॉक्सी ऑफिशियली तभी वाइफ बनेगी जब सिल्फी लूसी को जन्म दे देगी। लूसी के बर्थ को काफ़ी टाइम हो चुका था, लेकिन फैमिली इतनी बिजी थी कि रूडी और रॉक्सी को एक प्रॉपर हस्बैंड वाइफ वाली प्राइवेट नाइट स्पेंड करने का चांस ही नहीं मिला था। इस बीच रूडी नोटिस करता है कि रॉक्सी अपनी नई पोजीशन को लेकर काफ़ी नर्वस फील कर रही होती है। इसीलिए रूडी डिसाइड करता है कि उसके एंजाइटी को कम करने के लिए वो स्पेशली उसके साथ टाइम स्पेंड करे। नॉवल इस सीन को काफ़ी डिटेल में डिस्क्राइब करता है, लेकिन एनिमे ऑब्वियसली उस पार्ट को स्किप कर देता है। अगली सुबह रॉक्सी अपनी लाइफ के एक नए चैप्टर के लिए तैयार हो रही होती है। उसका पहला दिन यूनिवर्सिटी ऑफ मैजिक में टीचर के रूप में शुरू होने वाला होता है। नॉवल बताता है कि ये जॉब उसे कैसे मिली। शारिया लौटने के बाद लगभग एक हफ्ते बाद रॉक्सी खुद रूडी से रिक्वेस्ट करती है कि वो यूनिवर्सिटी में काम करना चाहती है। घर के काम उसकी पर्सनैलिटी के हिसाब से बिल्कुल सूट नहीं करते। उसके पास काफ़ी फ्री टाइम था और वो सिर्फ रूडी की हेल्प कर रही थी, खाना खिलाना, कपड़े पहनाना में मदद कर रही थी और उसका ख्याल रखना। लेकिन रूडी को हर वक्त किसी की ज़रूरत नहीं होती थी। इसी वजह से रॉक्सी को लगने लगा कि शायद वो अपना टैलेंट वेस्ट कर रही है। रॉक्सी को ये विश थोड़ी सेल्फिश और एरोगेंट लगती है, लेकिन रूडी इसका आंसर बिल्कुल अलग था। एक फ़नी स्टाइनगे रेफरेंस देते हुए रूडी कहता है कि चाहे कितनी भी पैरेलल वर्ड लाइन एग्जिस्ट करती हो, किसी भी यूनिवर्स में उसे रॉक्सी एरोगेंट नहीं लग सकती। रूडी उसे एडवाइस देता है कि यूनिवर्सिटी के वाइस प्रिंसिपल जीनियस से बात करे। ये वही जीनियस है जिसके साथ रॉक्सी का पास्ट में भी काफ़ी ऑकवर्ड रिलेशनशिप था। दोनों ने एक दूसरे को कभी प्रॉपरली समझा ही नहीं था और लास्ट मीटिंग भी अच्छी टर्म्स पर एंड नहीं हुई थी। रॉक्सी हेजिटेंट होती है क्योंकि उसे लगता है कि उसने कभी जीनियस को हर्ट किया था, लेकिन रूडी उसे कन्विंस करता है कि लोग टाइम के साथ बदलते हैं और बिल्कुल वैसे ही होता है। जब रॉक्सी और जीनियस फाइनली मिलते हैं, पहले एटमॉस्फेयर काफ़ी ऑकवर्ड होता है, लेकिन कुछ ही देर में दोनों अपनी पुरानी गलतियों के लिए एक दूसरे से माफ़ी मांगते हैं और रियलाइज़ करते हैं कि जवानी में दोनों ही इमेच्योर थे। कई सालों बाद दोनों फाइनली एक दूसरे को रेस्पेक्ट देना सीख जाते हैं। जब ये मीटिंग चल रही होती है, रूडी सोचता है कि क्यों ना जानोबा को सरप्राइज़ दिया जाए, क्योंकि उसने जानोबा को बोला था कि बेगरेट का सफ़र लगभग 2 साल चलेगा, लेकिन रूडी सिर्फ 6 महीने में वापस आ गया था। रूडी सीधा जानोबा की लेबोरेटरी में घुस जाता है और जो सीन उसके सामने होता है उसके बाद रूडी क्वाइटली दरवाज़ा बंद कर देता है और जानोबा अपनी लाइफ साइज मैनिक्विन के ऊपर बैठा हुआ था, कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। रूडी समझ जाता है कि उसने गलत वक्त डिस्टर्ब कर दिया है, इसीलिए वो बिना कुछ बोले बाहर वेट करता है। लगभग 10 मिनट बाद दोनों फिर से मिलते हैं और दोनों प्रिटेंड करते हैं कि कुछ हुआ ही नहीं। यही से उनकी सीरियस कन्वर्सेशन शुरू होती है। रूडी अपना आर्टिफिशियल हैंड जानोबा को दिखाता है और पॉल की डेथ के बारे में बताता है। उसे लगता है कि अगर उस एडवेंचर में जानोबा साथ होता तो शायद हाइड्रा को डिफीट करना थोड़ा आसान होता। हाइड्रा के अगेंस्ट फिजिकल अटैक से काफ़ी कमी थी, लेकिन फिर रूडी खुद रियलाइज़ करता है कि अब पास्ट को चेंज किया नहीं जा सकता। सबसे ज़्यादा गिल्ट उसे इस बात का था कि हाइड्रा को हराने का तरीका उसे पहले से पता था, फिर भी पॉल मारा गया और रूडी के हिसाब से ये उसकी अपनी वीकनेस थी। इस इमोशनल कन्वर्सेशन के बाद जानोबा रूडी को अपना लेटेस्ट इन्वेंशन दिखाता है। ये एक मैजिकल प्रोस्थेटिक हैंड था। ओरिजिनली ये इन्वेंशन जानोबा ने इसलिए बनाया था ताकि वो अपनी इमेंस स्ट्रेंथ को कंट्रोल करके प्रॉपरली फिगरीन्स बना सके, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली ये रूडी के लिए एक भी परफेक्ट रिप्लेसमेंट बन गया। हैंड ऑलमोस्ट नेचुरल मूवमेंट कर सकता था, बस एक प्रॉब्लम थी, उसे यूज़ करते वक्त ऐसा फील होता है जैसे हाथ पर मोटा कॉटन ग्लव पहना हुआ हो।
टच सेंसेशन काफ़ी डल थी, फिर भी रूडी इस इन्वेंशन को देखकर जेन्युइनली इम्प्रेस हो जाता है। सिर्फ 6 महीने में जानोबा ने इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली थी। रूडी तुरंत फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ इमेजिन करने लगता है। क्या पता एक दिन यह हैंड शेप चेंज कर सके, कभी ड्रिल बन जाए, कभी कैनन बन जाए, कभी कोई और टूल। उसके इमेजिनेशन की रियलिटी को लिमिट नहीं थी। उसे एक और चीज़ रियलाइज़ होती है, अगर फ्यूचर में इस प्रोस्थेटिक को मास प्रोड्यूस किया जा सके तो दुनिया भर के डिसेबल्ड लोगों की लाइफ चेंज हो सकती है और साथ ही बहुत पैसा भी कमाया जा सकता है। फिलहाल प्रॉब्लम्स भी काफ़ी थी, माना कंजम्पशन बहुत ज़्यादा था, फिंगर डिज़ाइन बहुत बल्की था और टच सेंसेशन ऑलमोस्ट मिसिंग थी। लेकिन जानोबा और क्लिफ का असली गोल प्रोस्थेटिक बनाना ही नहीं था, उनका रियल ऑब्जेक्टिव था एक कंप्लीट ऑटोमेशन बनाना। ये प्रोस्थेटिक सिर्फ उनके रिसर्च का साइड प्रोडक्ट था। इसी बीच रॉक्सी वापस लेबोरेटरी में आती है और फाइनली बताती है कि उसको जॉब फाइनली कंफर्म हो गई है। इस खुशी में रूडी डिसाइड करता है कि एक फैमिली सेलिब्रेशन होनी चाहिए। वैसे नॉवल एक इंपॉर्टेंट टाइमलाइन क्लैरिफिकेशन देता है। ये सारे इवेंट्स, रॉक्सी का इंटरव्यू, जानोबा से रीयूनियन और लेबोरेटरी वाली मीटिंग एक्चुअली एनिमे में दिखाए गए करंट टाइमलाइन से कई महीने पहले हुए थे। उस वक्त रॉक्सी अभी ऑफिशियली वाइफ नहीं बनी थी, लूसी भी पैदा नहीं हुई थी और रॉक्सी ने टीचिंग भी स्टार्ट नहीं की थी। उसके बाद रूडी रॉक्सी को अपने सारे फ्रेंड्स से मिलवाता है। लीनिया और परसियना एक्सपेक्टेड तरीके से रिएक्ट करती हैं। प्रिंसेस एरियल थोड़ी डिसअपॉइंटेड होती है। उसका मानना था कि अगर रूडी पहले से उसके पास आता तो शायद वो बेगरेट एक्सपीडिशन में कुछ हेल्प कर सकती थी। नाना होशी का रिएक्शन सबसे फ़नी था। रूडी कितनी बार भी तारीफ़ कर ले, नाना होशी बस एक लाइन बोलती थी, तुम तो क्रैडल रॉबर हो, और फिर उसका इंटरेस्ट तुरंत ख़त्म हो जाता है। स्टोरी प्रेजेंट टाइमलाइन में जंप करती है। अब यूनिवर्सिटी का थर्ड ईयर ऑफिशियली स्टार्ट होता है। यहाँ हमें लूसी के बारे में काफ़ी इंटरेस्टिंग डिटेल्स मिलती है। लूसी सरप्राइजिंगली बहुत क्वाइट बेबी है, बिल्कुल रूडी की तरह। वो ऑलमोस्ट कभी रोती ही नहीं। रूडी इतना ओवरथिंक करता है कि उसे लगने लगता है कि कहीं लूसी भी उसकी तरह रीइंकार्नेटेड तो नहीं। उसकी अपनी प्रीवियस लाइफ याद आती है, एक सेल्फिश और पैथेटिक इंसान। उसे डर लगता है कि कहीं लूसी भी वैसे ही पास्ट से ना आई हो। और अपना डाउट क्लियर करने के लिए रूडी सीक्रेटली लूसी से जापानीज़ और इंग्लिश में बात करता है। उसे लगता है कि अगर लूसी रीइंकार्नेटेड होगी तो ज़रूर रिएक्ट करेगी, लेकिन लूसी सिर्फ इनोसेंट बेबी की तरह मुस्कुराती है और रैंडम बेबी साउंड निकालती है। उस मूवमेंट के बाद रूडी फाइनली रिलैक्स करता है और डिसाइड करता है कि चाहे लूसी रीइंकार्नेट हो या ना हो, वो उसे इक्वली प्यार करेगा। नॉवल फिर रूडी के पॉलीगैमस मैरिज के बारे में डिस्कस करता है। रूडी क्लियरली मानता है कि अगर सिल्फी इतनी अंडरस्टैंडिंग ना होती तो रॉक्सी कभी इस फैमिली का हिस्सा ही नहीं बन पाती। इसी वजह से रूडी हमेशा दोनों वाइफ्स को इक्वली इंपॉर्टेंस देने की कोशिश करता है। जेनिथ में भी एक सटल चेंज नोटिस होता है। अब वो नॉन के सर पर हाथ फेरने के साथ साथ कभी कभी उसे छोटे बच्चे की तरह खाना खिलाने की भी कोशिश करती है। नॉन को ये थोड़ा ऑकवर्ड लगता है, लेकिन ये जेनिथ का उसके लिए अफेक्शन दिखाने का एक लौता तरीका था। रूडी बस होप करता है कि शायद जेनिथ की मेमोरीज धीरे धीरे वापस आ रही हैं। एक और इंटरेस्टिंग डिटेल ये है कि लूसी की वेट नर्स और कोई नहीं, बालकनी पार्टी की फॉर्मर एडवेंचरर सुजाने होती है। अब वो 2 बच्चों की माँ बन चुकी है और लूसी की भी देखभाल करने में हेल्प करती है। यूनिवर्सिटी पहुंचते ही लिनिया और परसेना अनएक्सपेक्टेडली रॉक्सी के साथ फ्रेंडली रिस्पेक्टफुल बिहेव करती हैं और सिल्फी को एक स्ट्रेंज एडवाइस देती हैं। उनका कहना होता है कि रूडी फ्यूचर में शायद तीसरी वाइफ भी ले आए, इसलिए सिल्फी को और नोटिसिएबल बनना चाहिए। रूडी तुरंत मना करता है और सबके सामने लाउडली बोलता है, आई लव बोथ सिल्फी एंड रॉक्सी। एनिमे में सब क्लैप करते हैं, लेकिन नॉवल में सिचुएशन बिल्कुल उल्टा होता है। मिलिस रिलीजन को फॉलो करने वाले स्टूडेंट्स उसे ज़ोर ज़ोर से बू करने लगते हैं क्योंकि उनके रिलीजन में मल्टीपल वाइफ्स एक्सेप्ट नहीं होती। लिनिया फिर रूडी के बारे में चल रहे रूमर्स बताती है। किसी को सच नहीं पता था कि उसका हाथ कैसे गया, लेकिन इसीलिए लोग अलग अलग स्टोरीज बना रहे हैं। कोई बोल रहा है रूडी ने 7 ग्रेट पावर्स में से एक को हरा दिया, कोई कह रहा है उसने एक साथ 100 मॉन्स्टर्स से फाइट की, और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि उसने फॉरबिडन एंशिएंट मैजिक यूज़ की थी। रूडी ऑब्वियसली चाहता कि ये रूमर्स कभी भी सच मानकर 7 ग्रेट पावर्स तक ना पहुंच जाए। क्लासरूम में एक और चेंज होता है। स्पेशल मैजिक क्लास के नए प्रोफेसर ऑफिशियली रॉक्सी बन जाती है, लेकिन पहले ये क्लास प्रोफेसर सैमसन पढ़ाते थे। लेकिन उनकी सिस्टर ग्रेजुएट होने के बाद उन्होंने टीचिंग छोड़ दी। यूनिवर्सिटी का रूल ही था कि स्पेशल क्लास को यूजुअली कोई ऐसा टीचर हैंडल करे जो स्टूडेंट के साथ पर्सनल कनेक्शन बना सके। उसके बाद रूडी की डेली लाइफ काफ़ी पीसफुल हो जाती है। कभी जानोबा के साथ रिसर्च, कभी क्लिफ के एक्सपेरिमेंट्स, कभी नाना होशी के टेलीपोर्टेशन मैजिक्स में हेल्प, कभी मैजिक ऑब्जर्विंग स्टोन्स पर स्टडी, कभी अपनी किताब लिखना, और घर आकर नॉन की पढ़ाई और शॉर्ट प्रैक्टिस में हेल्प कर। स्कूल के बाद हमेशा वो सिल्फी और रॉक्सी के साथ घर लौटता है।
और घर पहुंचते ही आयशा उसका वेलकम करती है। ये डायलॉग भी एक्चुअली रूडी ने पहले सिल्फी को सिखाया था और आयशा ने वही कॉपी कर लिया। उसके बाद फैमिली डिनर, नॉर्मल कन्वर्सेशंस और पीसफुल होम लाइफ कंटिन्यू होती रहती है। और हमेशा की तरह रूडी अपने दिल में सिल्फी और रॉक्सी का शुक्रिया अदा करता है। इसी नोट पर एपिसोड 51 खत्म होता है। यह एपिसोड शायद एक्शन लवर के लिए स्लो लगे, लेकिन मुशोको टेंसे की असली आइडेंटिटी ही बैलेंस है। बड़े बैटल्स के बीच में फैमिली, रिलेशनशिप्स और कैरेक्टर डेवलपमेंट को इतना नेचुरली एक्सप्लोर करना ही सीरीज को बाकी इसेकाई से अलग बनाता है। और एंडिंग में एरिस को डेडिकेट एंडिंग सीक्वेंस देकर एक बात तो क्लियर है, उसकी एंट्री अब ज़्यादा दूर नहीं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना मत भूलना और मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा बाय।